जय हिंद दोस्तों, मूडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे सी टेट, एम पी टेट, मैथ पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे हैं। सी टेट के जो 2011 से लेके 2024 के बीच में मैथ पेडागोजी में पेपर आया हुआ है, क्वेश्चन आए हुए हैं, वही सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर सीरीज के 21 पार्ट मतलब 21 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उन सारे वीडियो को देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर ये पूरे वीडियो देख लिए तो आपको मैथ पेडागोजी से 28 से 29 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। क्योंकि पूरे जो 13 सालों का निचोड़ है ये सभी वीडियो में है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला कहता है कि एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िए तो पढ़ते जाइए, उसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोलता है, 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है, ठीक है। इसके लिए कम से कम कितनी बसों की आवश्यकता होगी। देखिए, हम इस क्वेश्चन को जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस, ठीक है। देखिए, एक मिनी बस में कितने अधिकतम छात्र आते हैं? 15 छात्र आते हैं, 15 छात्र बैठ सकते हैं और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं, ठीक है, उससे 3 गुना, ठीक है। देखिए, मिनी बस में कितने छात्र बैठ सकते हैं? 15। और उससे बड़ी बस में जो लार्ज वाली बस है उसमें कितने बैठ सकते हैं? मिनी बस से 3 गुना ज़्यादा, मतलब कितने? 45। तभी तो होगा ना, 3 गुना, 15 3 45, ठीक है। तो अब टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 112 विद्यार्थी हैं, तो मतलब कितनी चाहिए? 112 सीट चाहिए। तो इसके लिए कम से कम कितने बसों की आवश्यकता होगी? चलिए हम पहला ऑप्शन से देखते हैं कि 2 मिनी बस मतलब कितना? एक मिनी बस में कितने आते हैं? 15 प्लस 2 बड़ी बस में कितने आते हैं? 2 गुणे बड़ी बस में कितने आते हैं? 45 लोग आते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या है? 15 दूना 30 और प्लस 45 दूना 90, कितना हो गया? 45 दूना 90, 120 ले लीजिए। आपको पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया। क्योंकि देखिए, अगर जब 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस रहेगी तब हम इतने छात्रों को बैठा सकते। कितने छात्रों? 112 छात्र, लेकिन सीट कितनी आएगी? 120 सीट, मतलब क्या है? 112 से ज़्यादा है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपको सांत्वना के लिए मैं आपको सेकंड ऑप्शन दिखा रहा हूँ। इसमें क्या बोला कि एक मिनी बस और 2 बड़ी बस। एक मिनी बस में कितने आएंगे? 15 और 2 बड़ी बस में 45 में 90, तो कितना हो गया ये? तो 90 15 105, तो मतलब क्या है? 112, तो मतलब 112 से 105 कम है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? 3 मिनी बस और 1 बड़ी बस। 3 मिनी बस मतलब कितना? मिनी बस में कितने आते हैं? 15, तो 15 45 और 45 जो है 90, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऐसा चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। तो कभी भी आप क्वेश्चन को हल करिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और कुछ सवाल ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपये का उधार लेता है, ठीक है। जेम्स कितना लिया? 500 रुपये उधार लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं जेम्स कितना लिया? 500 उधार लिया, ठीक है। और कबीर भी उतना ही उधार लेता है। कबीर भी कितना उधार लेता है? सॉरी और कबीर कितना लेता है? उतना उधार, मतलब कितना? 500 रुपये उधार लेता है, ठीक है। जेम्स 55 दिनों तक 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपये उधार चुकाता है, ठीक है। तो क्या कौन? जेम्स कितना 55 दिनों तक कितने रुपए देता है? 11 रुपये। तो टोटल कितने रुपए दे दिया? टोटल कितने रुपए दे दिया ये हैं? 55 रुपये 11 दिन देगा तो कितना? 11 5 55 की 5, 80 लाई 1, 11 5 55, 11 5 55 5, 80 लाई 5 और 11 5 55 5 60, मतलब 605 रुपये उसने दिए। और कबीर ने कितना दिया? और कबीर ने बैंक को 55 दिनों में 600 रुपये चुकाया, मतलब उसने टोटल कितना चुकाया? 600 रुपये चुकाया, ठीक है। तो मतलब इसने कितना दिया? ये 500 रुपये लिए और दिए कितने? 605 रुपये, तो मतलब टोटल कितना दिया? 105 रुपये ज़्यादा दिया, ठीक है। और कबीर ने कितना दिया? इसने 100 रुपये ज़्यादा दिया, इसने भी तो 500 लिए थे। तो उसमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि दोनों की उधार 55 दिनों बाद खत्म हो गई, किसी ने ज़्यादा राशि चुकाई और किसी ने ज़्यादा। तो देखिए,
मतलब यहाँ पे जेम्स ने कितने रुपए चुकाया, 105 ज़्यादा, और कबीर ने कितना, 100 रुपये। तो 100 ज़्यादा किसने ज़्यादा चुकाया है, जेम्स ने चुकाया है। किससे, कबीर से ज़्यादा चुकाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। जेम्स ने कबीर से 5 रुपये ज़्यादा चुकाया, क्यों, क्योंकि कबीर जेम्स ने 105 रुपये चुकाया और कबीर ने 100 रुपये, तो मतलब कबीर से जेम्स ने 5 रुपये ज़्यादा चुकाया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रतिराम शहर में दूध बेचता है। ठीक है, वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। ठीक है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 रुपये नगर निगम को टैक्स में देता है। सितंबर 2021 में रतिराम को कितने रुपये कमाए होंगे। देखिए, सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में होते हैं कितने, 30 दिन। ठीक है, उसने सितंबर महीने में कितना कमाया, और वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध, तो मतलब 30 दिन में 10 लीटर दूध कितना हो जाएगा, एक दिन का 10 लीटर, 30 दिन का 300 लीटर। और पर लीटर कितने का बेचता है, 45 रुपये पर लीटर बेचता है। तो 300 का गुणे 45, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 5, ये डबल जीरो आ जाएंगे, 5 3 15 5, 5 से लगे कि 4 3 12, 1 13, तो कितना हो गया, 13,500 रुपये का उसने क्या बेचा, दूध बेचा। और उसने क्या बोल रहा है कि वह हर हफ्ते 50 रुपये नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। ठीक है, देखिए हर हफ्ते देता है ना, तो महीने में कितने दिन होता है, 30, एक हफ्ते 7 दिन का होता है, तो कुल कितने हफ्ते दिया है, तो 7 चक 28, 4 हफ्ते और 2 दिन, तो मतलब टोटल कितना हो गया, 5 हफ्ते। क्यों, क्योंकि वो 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मतलब उसको क्या पूरे हफ्ते का पैसा देना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, उसके पास कितना हो गया, 5 हफ्ते हो गए। तो 5 हफ्ते में, और एक हफ्ते कितना दे रहा है, 50 रुपये, तो 5 हफ्ते कितना देगा, 50 गुणे 5 बराबर 250 रुपये। अब उसने 250 रुपये क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, और टोटल कितना कमाया, 13,500 रुपये। तो बस इसको आप घटा दीजिए, 13,500 में 250 रुपये घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 13,250। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 13,250। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ने में लगेगा टफ, लेकिन आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको बहुत को आसान हो जाएगा, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। देखिए ऐसे कुछ सवालों को हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन से ही हल करके उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, 3/8 प्लस 4/16। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, 3/8 4/16 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16, दूनी 16, 3 दूनी 6, प्लस 16 एकम 16, 4, प्लस 4 चक 16, 4। देखिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, 8 दूनी 16 और 2 का गुणा 1 में कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 2, ये 2 आ गया। टोटल कितना आ गया, 6 4 10, 4 14 6, 16/16। ये आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया, मतलब कितना परिणाम 1 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो गया। नहीं तो ऐसे आपको चार, अगर मान लीजिए पहले नहीं होता तो इसी तरह आपको दूसरा सॉल्व करना पड़ता, तीसरा सॉल्व करना पड़ता और चौथा सॉल्व करना पड़ता, और जिसमें आपको परिणाम 1 मिलता वही आपका आंसर होता। लेकिन इसमें पहले ऑप्शन में मिल गया तो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, जो 5 से तो विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार आया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रम से दूसरे और तीसरी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सैकड़े का अंक सैकड़े का अंक एक सम अभ्यास संख्या तथा 10,000 स्थान तक उसका आधा है, मैं कौन हूँ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को आप जितना बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए बोलिए, मैं 5 अंकों की संख्या, मतलब कोई 5 अंकों की क्या है, संख्या। वो क्या बोल रहा है, जो 5 से विभाजित है, मतलब जो भी 5 अंकों की संख्या होगी वो 5 से विभाजित होगी। तो देखिए आप इसमें देखेंगे सभी संख्या क्या है, 5 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि मेरे दहाई और हजार, तो इसमें देख लेते हैं मतलब कितने, 5 अंक होंगे। तो लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000।
ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ये पहले आप ऐसे लिख लिए, बोल रहा है कि मेरे दहाई और हजार स्थान के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभा संख्या है। ठीक है, इसके दहाई कौन सा है, ये है, दहाई कौन सा है, ये है। तो दहाई में क्या है, दूसरी और तीसरी अभा संख्या। तो दूसरी अभा संख्या, पहली अभा संख्या 1 है और दूसरी अभा संख्या 3 है। तो दूसरी अभा संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। और क्या बोला है, और हजार में पे, मतलब हजार कौन सा है, ये है। मतलब दहाई और हजार स्थानों में क्रम से दूसरी और तीसरी कौन सी अभा संख्या है, 5 है। तो इसमें क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन में देखिए आप कि हजार में 5 का अंक कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, 5 मिल गया आपको, और इसके दहाई में क्या मिल गया, 3 मिल गया। और ऐसा किसी में भी ऑप्शन में भी नहीं है। तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो अगर आगे भी देखते हैं, अगर मान लीजिए हमको ना मिला, तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या है। सैकड़े मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े क्या है, एक सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 हो गई। ठीक है, और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है। मतलब इसका आधा कौन सा है, मतलब इसका आधा क्या हो गया, 1 हो गया, वो 10,000 में अंक। ठीक है, आधा है। तो मैं कौन हूँ, ठीक है। और इकाई क्या है इसका, 5 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों का विचार करें। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश। ठीक है, देखिए पहला क्या बोल रहा है कि 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, 1 लाख बराबर है 100,000। देखिए 1 लाख क्या हो गया, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख। इसको क्या बोला है, बराबर है किसके, 100,000। ठीक है, 100 मतलब 100, 100 लिख दिए, और गुणे हजार। इसमें कितनी जीरो थी, 5 जीरो। यहाँ पे कितनी जीरो, 5 जीरो। मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो देखिए दूसरा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर, दूसरा ऑप्शन किस में है, 2 में है और 3 में है। तो मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो गया यहीं से। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, ऑप्शन नंबर तीसरा देखना है, चौथा देखना है। तो 1 मिली लीटर 1 लीटर शतांश है। ठीक है, ये भी गलत है। और चौथा क्या बोल रहा है, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख। देखिए 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 7 जीरो हो गया। अब फिर क्या बोला है, 100 लाख, मतलब 100 मतलब 100, और लाख का गुणा कर दीजिए। लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 3 4 5, कितना हो गया, 5 2 7 और 5 2 7। तो कितना, ऑप्शन नंबर आपका 4। तो 2 और 4, 2 और 4 किस में है, 2 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। तो इसमें कौन सी संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है, मतलब उसमें नहीं है। देखिए इसमें क्या बोलता है, इसको हमें ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहला क्या बोलता है, 6। इसके विभाजक क्या क्या हो गए, 1 2 और 3। ठीक है ना, ये इन तीनों से विभाजित आएगा। तो इन सभी का योग कितना आ जाएगा, इन सभी का योग कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है, परिपूर्ण संख्या नहीं है, मतलब उनका जो विभाजक हैं, जो विभाजक इसके हैं, मतलब इसकी जो गुणनखंड है वो उनका योग नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 48। 48 का क्या हो जाएगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा, 16 से होगा और 24 से होगा। बस इसके बाद विभाजित नहीं होगा। तो इनको ऐड करिए, क्या 48 के बराबर है क्या, तो 2 1 3 3 3 6 4 10 16 16 8 24 24 12 36 36 16 52 52 24, ये देखिए 52 ऊपर निकल गया, 76। तो मतलब क्या, मतलब 6 क्या है, मतलब ये दूसरा ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि 48 के बराबर नहीं, किसके बराबर है, ये 76 के बराबर, जो परिपूर्ण क्या है, ये परिपूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा और देख लीजिए क्या कहता है, 28 और 496। देखिए 28 भी क्या होगा, 28 में क्या होता है, यहीं भी दिखा देता हूँ आपको, 1 2 किसी वजह होगा, 4 7 से होगा, और 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से 8 से 7 से होगा, 9 10 11 14 से डायरेक्ट होगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 28 आ रहा है क्या, 14 4 2 6
6 14 6 20, 20 से 27 28, बिल्कुल ये भी आ रहा है। मतलब हमको क्या बोला, परिपूर्ण संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको मिल गया, ये सही हो गया। मतलब सीधा सिंपल इसमें क्या करना है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं तो उनका गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड निकालने के उसको जोड़ देना है। अगर वो संख्याएं और हमके सवाल के अनुसार उसका परिणाम दे देना है, क्योंकि 6 के गुणनखंडों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, 48 के गुणनखंडों को आप जोड़ोगे तो 48 नहीं आएगा। क्या आगे क्षेत्र है, मतलब ये क्या परिपूर्ण संख्या नहीं है किसी क्वेश्चन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वर्ग की भुजा क्या है, 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 और 1/3 है। ठीक है, ठीक, लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 और 3/3, मतलब कितना, 2/3 और 1/3 है। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों मतलब वर्ग सेंटीमीटर का अंतर निकालना है। मतलब आयत और वर्ग दोनों का हम क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और उनका अंतर निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, ए बराबर कितनी दी है, भुजा का मान ए मान लेते हैं 33 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसमें क्या बोला है कि आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई भुजा की क्रम से 2/3 3/3 है। ठीक है, तो लंबाई ले लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लंबाई कितना ले लेते हैं 2/3, 33 का 2/3 तो 2/3 कितना आ गया, 33 का 2/3 कितना आ गया, 3 से 11 नहीं 33, 11 दूनी 22, 22 आ गया। और इस प्रकार लंबाई तो आ गई, चौड़ाई कितना आएगी, चौड़ाई कितना है 33, चौड़ाई 1/3 है, 33 गुणे 1/3 तो 3 11, कितना आ गया 11 आ गया। तो लंबाई और चौड़ाई कितना आ गया 11 आ गए। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि क्या बोला है वर्ग और आयत का अंतर दिखाना है, मतलब इन क्षेत्रफलों मतलब का अंतर ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है वर्ग का 33, तो 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089। ये चीज़ें आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, एग्जाम टाइम में आप इसको 33 का गुणा करने ही नहीं बैठेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लास में बोला था कि आपको 1 से 20 का स्क्वायर और 1 से 20 का क्यूब याद करके रखना है। ठीक है, तो 33 का स्क्वायर कितना आ गया 1089। और अब ये किसका आ गया, ये वर्ग का आया, और आयत का क्षेत्र, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई कितनी है 22 और चौड़ाई कितनी है 11, तो इसको सॉल्व करने कितना आ गया 11 दूना 22, हाँ सिलाई 2, 11 दूना 22 2 24 242। अब क्या बोला अंतर बोला है, तो 1089 और 242 को आप क्या करने घटा दीजिए, तो अब 1089 और 242 घटाएं कितना आ गया, 9 में 2 गए 7, 9 में 2 गए 7, किस में आ रहा ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4 में कोई आंसर होगा, क्योंकि 1 और 3 गलत हो गया। 7 लिख लीजिए आप, यहाँ पे 7 लिख लीजिए, फिर 8 में 4 गए, 8 में 4 गए 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। क्यों, क्योंकि 4 और 7 किस आ गए इसी में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। तो इस तरह से इसके हमको सवालों को हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक बोला है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, घन की भुजा, घन कितना हो गया, ये घन की भुजा कितनी होगी, ये मान ली हम, ये बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या बोला है कि अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब इसकी भुजा को क्या कर दिया जाए, नई जो घन की भुजा 2 गुना कर दिया, मतलब इसको 10 कर दिया जाए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखिए पहले हमें ये जो पहली भुजा थी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और फिर ये नई भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो 6a² मतलब 5 का स्क्वायर, ये पहले वाले घन का है, तो 25 और 25 का 150 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसका निकालना है जो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, तो इसका क्या हो जाएगा 6a², 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 गुणे ए कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 10 दहम 100 600 आ गया। ठीक है, तो ये किसके, तो क्या बोला है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए पहले कितना था 150 था, लेकिन उसके भुजा को कितना गया, उसको 2 गुना कर दिया गया, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 150 हो गया, तो कितना गुना हो गया, तो 15 15 4 60, 4 गुना हो गया। मतलब 150 को 4 कम में गुना करके कितनी बार आ जाएगा 600 आ जाएगा, या इसको आप ऐसे भाग दे दीजिए 600 भागे 150, तो जी कैसे 15 60, मतलब कितने गुना 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी घन की भुजा को
2 गुना कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधा घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है। ठीक है, जो आधा घुमाए जाने पर भी पहले के समान दिखती है। ठीक है ना, देखिए मतलब क्या करना, आधा घुमाना है। देखिए यहाँ पे अगर आप आधा मतलब 180 डिग्री, मतलब हम किसी भी संख्या को 180 डिग्री घुमाएं तो पहले के समान दिखनी चाहिए। तो कौन सी संख्या दिखेगी इसमें? इसमें देखिए 696 को आप 180 डिग्री घुमाएंगे, कितना दिखेगा आपको? 696 दिखेगा। 696 दिखेगा क्या? 696 नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिखेगा। देखिए अगर आप उसको ऐसे घुमाएंगे तो दिखेगा, लेकिन उसको क्या आधा आधा घुमाना है तो ये 6 किस में हो जाएगा? 6 ऐसे हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है? 181 को घुमाएंगे क्या? 181 को घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? होगा क्या? नहीं होगा। 440 को क्या होगा? पहले के समान दिखाई देना है, वो भी नहीं होगा। सिर्फ 808 जो है, 808 को चाहे आप ऊपर से घुमाइए नीचे से घुमाइए, वो दोनों बराबर सेम दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्या बोलता है, कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला बोलता है सभी वर्ग आयत हैं। ठीक है, ये सही है, लेकिन हमको ढूंढना है सही नहीं है। दूसरा बोलता है सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं। बिल्कुल ये गलत है। सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, जो कि सही नहीं है। सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी आठ समानांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन सभी समानांतर चतुर्वर्ग नहीं होते, ये ऑप्शन आपका राइट है। मतलब ये क्या है? सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थ्योरेटिकल टाइप से सवाल हो गया। नेक्स्ट बोलता है पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे है। पहला बोलता है क्रम या पदानुक्रम समावेशन। देखिए पियाजे क्या, जो जीन पियाजे है अपना, कि उनके क्रम और पदानुक्रम समावेशन। दूसरा है क्रम और परिवर्ती। तीसरा है पंक्तिबद्धता और पदानुक्रमता समावेश। और चौथा है पंक्तिबद्ध और संरक्षण। देखिए जो अपना जीन पियाजे के अनुसार होता है, क्रम और पदानुक्रम समावेशन बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। तो इसमें क्या होगा? क्रम और पदानुक्रम समावेशन क्या होगा? ये 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है पियाजे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांतों का नियम नहीं है? क्या बोला है? सिद्धांतों का नियम नहीं है। देखिए जो डीन्स के सिद्धांत के 4 नियम होते हैं। पहला होता है रचनात्मक नियम। ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है रचनात्मक नियम, दूसरा होता है गतिक नियम, तीसरा होता है गणितीय परिवर्तन नियम। ठीक है, तीसरा होता है गणितीय परिवर्तन नियम। ठीक है, परिवर्तन नियम। और चौथा होता है अवधारणात्मक परिवर्तनशील नियम। तो इसमें क्या होगा? उत्क्रमणीय और प्रतिवर्ती नियम नहीं होता। ये क्या होता है? डीन्स का नियम नहीं है। डीन्स के 4 नियम मैंने अब क्या होता है? रचनात्मक नियम, गतिक नियम, गणितीय परिवर्तन नियम और अंतिम होता है अवधारणात्मक परिवर्तनशीलता नियम। तो इसमें उत्क्रमणीयता और प्रतिवर्ती नियम ये डीन्स के सिद्धांत के नियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है कि रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा। ठीक है, रेखा ने कोई एक केक खरीदा और अपने 5 दोस्तों को बुलाया। ठीक है, 5 दोस्त उसके आ गए। ठीक है, जिसमें से 2 दोस्त वहाँ नहीं पहुँचे। ठीक है, उसने केक को 2 बराबर भागों में काटा। ठीक है ना, मतलब 2 दोस्त नहीं पहुँचे, टोटल कितने दोस्त पहुँचे? 3 दोस्त पहुँचे। ठीक है, 2 बराबर भागों में केक को काट दिया और एक हिस्सा अपने लिए रख लिए। ठीक है ना, मतलब केक रेखा के पास केक का कितना हिस्सा बचा? रखा 1/2 हिस्सा रख लिया। टोटल केक 1 था। ठीक है ना, रख लिया। बचा हुआ एक हिस्सा उसने अपने बाकी दोस्तों को दे दिया। ठीक है ना, तो 3 दोस्तों में उसने क्या किया? केक का हिस्सा दे दिया। ठीक है, टोटल केक कितना था? 1 था और 1/2 अपने पास रख लिया। तो दोस्तों को कितना दिया? दोस्तों को भी 1/2 हिस्सा दे दिया। ठीक है, थोड़ी देर में उसके 2 दोस्त भी वहाँ आ गए और वह उन्हें देखकर खुश हुई और वह अपने केक के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पहले उसने 3 दोस्तों को तो आधा भाग दे दिया,
तीन दोस्तों को 1/2 भाग दीजिए। लेकिन जो रेखा के पास था, जो रेखा के पास 1/2 भाग था, अब उसको किसने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो 1/2 गुणे 3 मतलब कितना हो जाएगा? दोनों दोस्तों में आने पर रेखा ने किसी को 3 और भागों में बांट दिया, कितना हो जाएगा? उसके कितना भाग हो जाएगा? 1/6 भाग हो जाएगा। मतलब उसने जो आधे के 1 को था उसको 6 भाग, उसको 1/6 भाग करने पड़े। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अथीरा आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल और 250 ग्राम नमक और एक माचिस खरीदना चाहती है। दुकानदार में दी गई कीमत सूची इस प्रकार है। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि देखिए, अंडा की कीमत क्या है? 4 रुपये एक अंडा का मिलेगा। माचिस 3 रुपये की एक, चावल 32 रुपये किलो है और नमक 1600 किलोग्राम। और उसके पास कितने पैसे हैं? 450 रुपये हैं। तो अभी ऑप्शन को देख के देखना है कि कौन सा सही है। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसके पास क्या क्या है। देखिए आधा दर्जन अंडे हैं, आधा दर्जन अंडे कितना हो गया? मतलब एक अंडे, ठीक है ना, 4 रुपये का एक अंडा है, तो आधा दर्जन मतलब कितना हो गया? 6 रुपये हो गया। आधा दर्जन कितने का? 6 रुपये हो गया। तो एक अंडा 4 का है तो कितना हो गया? ये 24 रुपये का अंडा हो गया। ठीक है, पहला। फिर आधा किलो चावल, देखिए चावल क्यों कितने हैं? 32 रुपये, तो आधा किलो चावल कितने हो गए? 16 का हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 किलो चावल की कीमत 32 रुपये है। फिर 250 ग्राम नमक, 250 ग्राम नमक में क्या हो गया? 16 प्रति किलोग्राम हो गया। मतलब 250 ग्राम मतलब नमक, देखिए 1 किलो में कितने के? 16 रुपये के, तो आधा किलो कितने का हुआ? 250, सॉरी 8 रुपये का हुआ। और 250 ग्राम मतलब एक पाव कितने का हो गया? 4 रुपये का हो गया। ठीक है, और एक माचिस खरीदी, माचिस कितने की है? 3 रुपये की है। ठीक है, ये 3 रुपये यहाँ लिख दिए। और उसके पास टोटल कितने रुपये हैं? 45 रुपये हैं। तो अब इसमें देखना है कि अथिरा के पास राशि कितनी है? 45। लेकिन उसे क्या है, ऑप्शन में क्या बोला है? यदि उसके पास वस्तुएं खरीदने के लिए रुपये जोड़ने होंगे। देखिए टोटल कितना हो गया? 24, 24, 24, 24, 4, 48, 48, 24, 16 कितना हो गया? 40, और 40, 7 से 43 रुपये। मतलब उसको 47 रुपये टोटल चाहिए। और टोटल कितना लिया? वो 45 रुपये 50 पैसे लिया है। तो उसके लिए कितना अभी जोड़े कि 47 में 1.5 रुपये जोड़ना होगा। ठीक है, तो उसे सभी वस्तुएं खरीदने के लिए 1.5 रुपये जोड़ने होंगे। ठीक है, तो क्या आपका पहला ऑप्शन सही हो गया कि उसे सही वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपये? 1 रुपये 50 पैसे। अगर इसमें 45 रुपये में 1 रुपये 50 पैसे आप जोड़ेंगे तो आपको 47 रुपये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? उसके पास 2 रुपये शेष बचेंगे। बिल्कुल नहीं बचेंगे, वो तो उसको, और उसके पास तो कम में पैसे, उसके पास उतनी ही राशि जितनी आ सकता है, नहीं उसके पास 1.5 रुपये कम है, क्योंकि उसके पास 47 रुपये चाहिए उसको, और हैं कितने? 45 रुपये सही वस्तु खरीदने के लिए। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि कक्षा 3 के बच्चों में गुप्त संदेश लिख कक्षा 3 के बच्चों को नए गुप्त संदेश लिखे। आज उन्हें विपरीत शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा। ठीक है, अध्यापिका ने ब्लैक को AKZBJ से प्रदर्शित किया। इनमें से गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीत क्या होगा? ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे? ब्लैक BLAC के BL, देखिए अच्छे से लिखते हैं यहाँ से, BLACK। इसका विपरीत क्या हुआ? AKZBJ। क्या हुआ? आप कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? B के पहले A मतलब -1, फिर -1, L के पहले K, A के पहले Z -1, C के पहले B -1 और K के पहले -1। तो यही पैटर्न में आप इसको लिख दीजिए। इसमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीत अर्थ होगा? ठीक है, तो देखिए ब्लैक में का विपरीत शब्द क्या होगा? ठीक है, या तो आप इसको देखिए कि A के बाद B आया, K के बाद L, मतलब नीचे से अगर गिनेंगे इधर के लिए तो A के बाद B, K के बाद L, Z के बाद A, B के बाद C और J के बाद K। तो ऐसे आप देख लीजिए तो क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन देखिए कि U कैसे आएगा? UV। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में एक सही नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है? V के बाद क्या आ जाएगा? W मतलब V। ठीक है, फिर G के बाद G के बाद क्या आ जाएगा? H। ठीक है, H के बाद I, S,
टी और डी तो ई। तो देखिए क्या हो गया, डब्ल्यू पहले -1 करेंगे तो वी आएगा, एच के बाद -1 करेंगे तो जी आएगा, आई के बाद -1 करेंगे तो एच आएगा, टी के बाद -1 करेंगे तो एस आएगा, और ई के बाद -1 करेंगे तो डी आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। किसके, इसके हिसाब से, मतलब जो पैटर्न बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 पे अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम 5:50 बजे समाप्त की। ठीक है, यात्रा को पूर्ण करने में लगने वाला समय देखिए 30 जून सुबह 11:20 में से 1 जुलाई शाम 5 बजे तक, तो यात्रा को उसको टोटल कितना समय लगा। देखिए 30 जून से 1 जुलाई तक 24 घंटे हो गया, कितना 11:20। ठीक है, फिर कितने बजे तक 5, तो 11:20 और तो इधर कितना हो गया टोटल 40 मिनट ही हो गया, और 12 बज गए तो 12 से 5 के बीच कितना टाइम हो गया 5 घंटे, 5 घंटे हो गया। ठीक है, 5 घंटे हो गए, और 40 मिनट उधर, तो 40 मिनट से 80 मिनट, तो 80 मिनट चूँकि हम 60 मिनट लेते हैं तो 20 मिनट और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 6 घंटे हो गया। मतलब 80 मिनट, मतलब 5 घंटे को 80 मिनट को 1 घंटा और ले लीजिए तो 6 घंटे हो गया। 6 घंटे ऐसे कितना बचा 20 मिनट बचा, तब ना 80 20 60 हुआ, 60 20 80 हो गया, और ये कितना हो गया ये 20 मिनट हो गया। अब 20 मिनट को साइड लिख दीजिए, कितना 24 है 30, तो 30 घंटे 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो गया, 30 घंटे 20 मिनट उसने यात्रा का कुल समय ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोलता है प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वैन हेले की ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं। देखिए जो भी वैन हेले के 5 चरण हैं, 5 स्तर हैं, 0 1 2 3 और 4, मैंने आपको लगभग हर क्लास में बताया हुआ है। तो कृपया हमारे पिछले की वीडियो अगर देखेंगे तो आपको आने वाली वीडियो में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो क्या बोला है कि बच्चे दी गई आकृतियों को दिखावट के आधार मतलब क्या हुआ दृश्यीकरण के रूप में वर्गीकृत करेंगे। तो दृश्यीकरण चरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर दृश्यीकरण के रूप में करेंगे। तो इसमें क्या होगा दृश्यीकरण तो हो गया, लेकिन दी गई आकृति उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ होंगे। जब भी हम किसी चीज़ को देख के उसका वर्गीकरण करेंगे तो मतलब उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है दृश्यीकरण हो रहा है। तो क्या इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। और दृश्यीकरण किस में होता है, स्तर 0 में होता है, स्तर 0 में। इस चीज़ को आप याद रखिए। मतलब वैन हेले की जो ज्यामितीय तर्क के अनुसार बच्चे प्रथम चरण मतलब स्तर 0 दृश्यीकरण पर है। ठीक है, क्योंकि दिखावट क्या था मतलब दिख रहा है, मतलब क्या है दृश्यीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गणित की एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है। ठीक है, पहला बोल रहा है प्रश्न मतलब गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए कौन सा अभिष्ट लक्षण है। पहला क्या बोल रहा है, प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्तर या प्रकृति के अधिक से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। देखिए गणित कि अच्छे प्रश्न के लिए इसमें कौन सा अभिष्ट लक्षण होना चाहिए, ये पहला ऑप्शन भी समझ में आ रहा है कि प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। बिल्कुल ये सही बोल रहा है। तो क्यों, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होता है कि जो गणित के अच्छे प्रश्न के लिए होता है प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रकृति से अधिक अपेक्षित होता है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपका सही है। लेकिन देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रश्न हम हमेशा बंद सिरे वाला होना चाहिए। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुले वाला हो कि बंद वाला हो। ठीक है, कि अच्छे प्रश्न की एक निशानी नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है, प्रश्नों के सभी संदर्भों की स्थितियों में रहित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, संदर्भिक प्रश्न की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है, जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है प्रश्न उससे मिलता जुलता समान होना चाहिए। देखिए ये तो अभिष्ट लक्षण इसका नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है। देखिए रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण पूछा है, तो इसमें क्या है हमको बच्चों की तरह बच्चों को जो पढ़ाना है उसके हिसाब से उनको सोच के बताना पड़ेगा। तो पहले क्या बोलता है कि बच्चे श्याम पट्ट से उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं। ये क्या हो गया, रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण तो नहीं होना चाहिए, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है,
बच्चे पहाड़ों के ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा बोला बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, बिल्कुल सही। कि रचनात्मक गणित का क्या कक्षा का लक्षण है कि किसी भी चीज़ को हल करने के लिए उसके अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त रहना जरूरी है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चौथा क्या होता है, अध्यापक एक दी गई समस्या को हल करने की विधि को समझा सकता है। देखिए, विधि को समझा सकता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या है, तो गणित की कक्षा का लक्षण क्या होगा, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज के कोणों की योग गुणधर्म, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसका परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के छोटे छोटे कट आउट विद्यार्थियों को प्रदान किए, ठीक है। और विद्यार्थी को प्रत्येक दिए गए त्रिभुज के आंतरिक कोणों को मापने के लिए कहा। क्रियाकलाप के समापन के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिए गए किसी भी त्रिभुज की आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है, चाहे वह कैसे भी दिखे। तो यह क्रियाकलाप किसका है, तो ये क्रियाकलाप अगनात्मक विधि का उदाहरण है। अगर आप हमारे सारे वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया है। अगनात्मक, निगमात्मक, विश्लेषणात्मक, ये सारी विधियाँ क्या होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। मतलब शिक्षक द्वारा कक्षा में कराया गया जो उदाहरण दिया गया है, ये अगनात्मक विधि का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये यहाँ से अब आपके सारे थ्योरेटिकल सवाल हैं। मतलब इसके पहले 15 क्वेश्चन क्या होता है आपके न्यूमेरिकल और 15 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई देश की प्रत्येक बच्चा मूलभूत संरक्षकता और संख्यात्मकता प्राप्त करें। तो इसके लिए है निपुण भारत, ठीक है। क्या होगा इसके लिए, निपुण भारत। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। देखिए, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय जो अपना शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत नामक राष्ट्रीय पहल पर यह सुनिश्चित करने के लिए की गई एक देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निपुण भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत से छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए क्या दिया है कि 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है। देखिए, जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछता है तो इसमें क्या होता है कि पूर्ण संख्या के तत्वों या दशमलव संख्याओं के अति सामान्यीकरण के द्वारा संभावित होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से छात्र जो होते हैं दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। इन त्रुटियों का सर्वाधिक संभावित कारण यह हो सकता है कि पूर्ण संख्या के तथ्यों या दशमलव संख्या में अति सामान्यीकरण करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें ये सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पियाजे के संबंधों का संश्लेषण कौन सा है, इसमें संबंधों का संश्लेषण पूछा है। तो जब भी जीन पियाजे बच्चे के द्वारा वस्तुओं के बीच 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण होता है तो क्या होता है, हमेशा क्रम और पदानुक्रम समावेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है, क्रम और पदानुक्रम समावेशन। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसके बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे। बोल रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है। क्या दृष्टिकोण है कि सभी के लिए गणित है, सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है। देखिए, इसमें क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। क्या बोल रहा है कि पहला क्या बोला, गणित शिक्षण और अधिगमन लैंगिक जेंडर पक्षपात से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। ये अत्यंत उपयुक्त में क्या दर्शाता है, देखते हैं सारे क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा। दूसरे क्या बोल रहा है कि गणित शिक्षण और अधिगमन लिंग जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। ये भी परफेक्ट लग रहा है। तीसरा बोला छात्रों को गणित की पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, बिल्कुल ये भी ठीक लग रहा है। और चौथा बोलता है कक्षा 12 तक गणित
अनिवार्य विषय होना चाहिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सभी के लिए गणित इस दृष्टिकोण में निम्नलिखित कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता को दर्शाता है। देखिए ये कौन सा उपयुक्तता को दर्शाएगा कि गणित शिक्षण और अधिगम लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। हमें किसी भी लिंग या जाति से क्यों सोचा नहीं कि भाई वो लड़का है वो लड़की है तो हमें सिर्फ लड़कों को गणित पढ़ाना, ऐसे हमको इस आधार पे या किसी जाति की भाई वो SC ST है वो OBC है तो हमें किसी जाति के आधार पर उनकी कौशल का ज्ञान करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, उसको हमेशा भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। इसमें सबसे अत्यंत उपयुक्त कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो कृपया हमारा पूरा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन को हल करिए। जहाँ भी डाउट हो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे जो भी हमने 21-22 वीडियो बना दिए हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम दे के आएंगे CTET का, जो अभी शायद 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को होने वाला है, उसकी डेट शायद बढ़ गई है, तो उसमें आपको 100% बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन जो भी हैं रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो और मैं यहाँ से 2024 तक के जो 2011 से 24 के इसमें आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं वही सीरीज लेके चल रहा हूँ। तो ठीक है, सारी वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में पहुँचाइए जिससे सभी का भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।